हम विद्युत धारा और प्रतिरोध के बारे में रिव्यू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद्युत धारा से। विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q/T, यानी कि आवेश बटे समय। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या हुई कि किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप इसको आवेश प्रवाह की दर भी लिख सकते हैं। इसको दूसरे तरह से आप ये भी कह सकते हैं, किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा, मान लो T बराबर 1 हो जाए तो I बराबर क्या होगा? Q। यानी किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहा जा सकता है। जो भी आपको परिभाषा याद हो जाए वो आप कर सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक हमें पता है एम्पियर, और Q/T के हिसाब से देखें तो ये होता है कूलॉम प्रति सेकंड। यानी विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है कूलॉम प्रति सेकंड, जिसे हम एम्पियर कहते हैं। और इस आधार पर 1 एम्पियर की मैं परिभाषा लेना चाहूं तो मात्रक की परिभाषा के लिए 1 के रूप में मात्रक की परिभाषा ली जाती है, और उसके लिए सभी अवयवों को 1 किया जाता है। 1 एम्पियर की परिभाषा के लिए आवेश को 1 कूलॉम कर दीजिए, समय को 1 सेकंड कर दें, तो आपकी परिभाषा बनेगी, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होता है। यह हुई आपकी विद्युत धारा की परिभाषा और 1 एम्पियर की परिभाषा। यदि विद्युत धारा परिवर्ती हो रही है, ये आवेश लगातार एक साथ था, विद्युत धारा स्थायी है, निरंतर प्रवाहित है, Q/T। विद्युत धारा यदि परिवर्ती हो जाए तो ये हो जाता है I बराबर dQ/dt। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब विद्युत धारा के साथ एक टर्म आती है प्रतिरोध। प्रतिरोध की जो टर्म है वो सिंपल सा, उसमें सिर्फ एक ही अपना सेंस है, प्रतिरोध यानी कि रुकावट। तो प्रतिरोध की सामान्य परिभाषा यदि होती है तो हम कह सकते हैं विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। और इस प्रतिरोध से संबंधित हमारा कई सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा बनता है ओम का नियम। ओम का नियम विद्युत धारा का एक महत्वपूर्ण नियम है। जिस नियम की बात करें तो ये होता है V समानुपाती I, और समानुपाती को बराबर में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट R से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। V है विभव, I है धारा, और R एक कांस्टेंट है जिसे पदार्थ का प्रतिरोध कहते हैं। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम है ये, यानी किसी चालक के सिरों पर विभवांतर यानी कि V, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा यानी कि I के समानुपाती होता है। फिर से समझ लीजिए, ओम का नियम है V समानुपाती I। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिए, जब कभी भी हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं किसी में, मान लीजिए हमने इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित की, तो धारा इसके अंदर होकर प्रवाहित होती है, जबकि विभवांतर जो नापा जाता है वो इसके सिरों पर, एक ये पॉइंट और ये एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों के बीच में नापा जाता है। तो विभव जो होता है या विभवांतर जो होता है वो होता है किसी चालक के सिरों पर। तो इस ओम का नियम हो गया, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। गणितीय रूप में इसको भी समानुपाती I लिखेंगे। समानुपाती को बराबर में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, जिसे हम R यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। और इससे R की जो सूत्र निकल के आता है वो होता है V/I। ये R की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। मतलब
किसी चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये ओम इस तरह से इसका सिंबल होता है और इसको कहा जाता है ओम। ठीक है। प्रतिरोध, अच्छा, इसमें एक ओम की परिभाषा यदि हम लेना चाहें, जैसे R बराबर V अपॉन आई, अभी हमने कहा था मात्रक की जब भी परिभाषा होती है तो एक की फॉर्म में लिया जाता है। R बराबर V अपॉन आई। R 1 ओम यदि मुझे करना है, इसके लिए V बराबर 1 वोल्ट, I बराबर 1 एम्पियर। यानी किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होने पर उसके सिरों के मध्य 1 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो जाए तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होता है। ग्राफ यदि हम खींचेंगे I और V के बीच में, तो चूंकि समानुपाती है ओम के नियम के हिसाब से, तो V और I के बीच में जो ग्राफ आएगा वो सीधी रेखा आपको प्राप्त होगा। यह आपका ओम का नियम है। इतना सा इसमें बेसिकली आपके पॉइंट्स हो गए। ओम का सबसे पहले नियम V समानुपाती I, जब आप इसको समानुपाती को बराबर में कन्वर्ट करते हैं R से मल्टीप्लाई हो जाता है, इससे R की डेफिनेशन निकल के आती है V अपॉन आई। R का जो मात्रक होता है वो ओम होता है और ओम के हिसाब से R को 1 ओम का यदि हम मात्रक निकालना चाहें तो V और I को 1-1 मान करके 1 ओम का मात्रक निकल जाता है। 1 ओम की परिभाषा हो जाती है और इनके बीच में ग्राफ समानुपाती है, इसलिए सीधी की सीधी रेखा ग्राफ प्राप्त होता है। ये एक प्रतिरोध से संबंधित टॉपिक है हमारा ओम के नियम का। दूसरा टॉपिक जो हम बात करते हैं प्रतिरोध से रिलेटेड, वो होता है प्रतिरोध की निर्भरता, कि हमारा प्रतिरोध किन किन फैक्ट्स पर, किन किन बातों पर, किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध की निर्भरता याद करने के लिए आप एक फॉर्मूला याद कर लें। मैं रिवर्स कर रहा हूं, जो हम फॉर्मूला निकालेंगे उसको यदि आप याद करना चाहेंगे तो रिवर्स याद करेंगे। मैं आपको बताता हूं, R बराबर रो L अपॉन A। आप इसको याद रखें, आपकी निर्भरता आपको तुरंत याद हो जाएगी। देखिए, प्रतिरोध 4 चीजों पर निर्भर करता है, ये मैं बताऊंगा कैसे आएगा अभी। प्रतिरोध 4 चीजों पर निर्भर करता है। 4 में से एक तो हो गई ये L और एक हो गया A, बाकी रही 2 चीजें। 2 में से एक होता है पदार्थ की प्रकृति। ये पूरी तरह रैंडम है, पदार्थ कौन सा लिया जा रहा है। लोहे का प्रतिरोध अलग होगा, तांबे का प्रतिरोध अलग होगा, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध अलग होगा। तो जो भी पदार्थ लिया जा रहा है उस पदार्थ की प्रकृति पर प्रतिरोध निर्भर करेगा। पदार्थ बदल दोगे, प्रतिरोध बदल जाएगा। दूसरा कारक होता है ताप। ताप के बारे में आपने अदर्स चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि ताप जब बढ़ाते हैं तो चालकों का प्रतिरोध तो बढ़ता है और अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता है। कुछ चालक का प्रतिरोध भी घटता है। ताप बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा, अर्धचालकों का प्रतिरोध घटेगा, कुछ चालक का प्रतिरोध घटेगा। ऐसा क्यों होता है ये हम अर्धचालक वाले चैप्टर्स में डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं। इसका कारण क्या है? 2 फैक्टर ही हो गए और 2 फैक्टर मैंने आपको अभी बताए थे। एक लंबाई पर, उस चालक की लंबाई कितनी है, और इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा होगा R समानुपाती L, यानी कि प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। जितना लंबा तार होगा, जितना लंबा चालक होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा। और ध्यान रखना, प्रतिरोध मतलब धारा के मार्ग में रुकावट। तो जितना लंबा तार होगा उसमें धारा का मान उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा है। तो यदि 1 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध मान लो 2 ओम है, आप वही पदार्थ रख रहे हैं, जैसे मान लो ये तांबे का है तो आपने तांबा ही रखा, वही टेम्परेचर रखा, बाकी सब कुछ वही रखा, केवल इसकी लंबाई बढ़ाकर 1 मीटर से आपने 4 मीटर कर दी, यानी कि 4 गुना हो गई। तो प्रतिरोध भी सीधा 4 गुना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा।
और चौथा जो फैक्टर है जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है वो है ये, यानी कि ए क्या है, उस चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। देखिए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, मैं बता देता हूं आपको। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का मतलब है जैसे मेरा ये तार है, ये तार है, चूंकि तार छोटा होता है तो इसको हमने थोड़ा मोटा करके दिखाया है। ये तो इसका जो हिस्सा है ये तो होती है लंबाई, और ये वाला जो फ्रंट है, यदि हम तार को इस तरह से देखें तो इस फ्रंट से जितना ये मोटा दिखाई दे रहा है, इस गोल वाले हिस्से का जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है। यानी कि साधारण शब्दों में समझो तो तार की मोटाई वाला जो हिस्सा है वो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और इस फॉर्मूले से आपको समझ में आ रहा होगा, R समानुपाती 1/A, यानी कि प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये क्षेत्रफल बढ़ेगा, R घटेगा, ये क्षेत्रफल घटेगा तो R बढ़ेगा। यानी साधारण शब्दों में कहें तो तार की मोटाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध कम होगा, और तार की मोटाई घटेगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। यानी पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है, मोटे तार का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, यह आपका समीकरण नंबर 1, यह आपका समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों को हम मिलाते हैं तो मेरे पास आता है R समानुपाती L/A, और समानुपाती को बराबर में कन्वर्ट करने के लिए किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है, जिसे हम रो लिख रहे हैं, रो L/A। ये वाला फॉर्मूला यहां से आया। आपको याद करने के लिए मैंने इसको पहले याद करा दिया था ताकि आप निर्भरता याद कर सकें। तो इस फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो इस तरह से है, चूंकि प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों को मिलाएंगे तो R समानुपाती L/A, और समानुपाती को बराबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे एक नियतांक से गुणा करते हैं, रो, और रो को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। रो क्या है, उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। और थोड़ी सी एक बात इस प्रतिरोधकता के बारे में कर लेते हैं। आपको यह समझ में आ रहा है कि R बराबर रो L/A, तो रो बराबर क्या होगा, रो बराबर RA/L। इसमें यदि मैं A बराबर 1 कर दूं, एक इकाई है ये, सामान्य रूप से बात करें, एसआई मात्रक की बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर हो सकता है, सीजीएस की बात करें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, जो भी है इसको हम 1 रखें और L बराबर भी 1 कर दें तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R। यानी इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। इसका मात्रक क्या बनेगा, रो का मात्रक भी एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। रो बराबर क्या है, RA/L। R का मात्रक ओम, A का मात्रक मीटर स्क्वायर, L का मात्रक मीटर, ये मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। तो रो का जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर। ठीक है, रो का मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता आपके समझ में आ गई। इस विशिष्ट प्रतिरोध से रिलेटेड एक चीज और आती है और वो है चालकता। एक टर्म और है आपके पास, चालकता। चालकता को हम सिग्मा से शो करते हैं और सिग्मा इस रो का व्युत्क्रम है, यानी कि 1/रो बराबर सिग्मा।
परिभाषा की बात करें तो किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसकी चालकता कहा जाता है। चूंकि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक था ओम मीटर, इसलिए चालकता का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को मोह भी कहा जाता है। तो ये देखिए, ये है ओम, OHM। इसका उल्टा यानी कि 1/ओम जो होता है, इसको सिंबल की फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है। सिंबल भी उल्टा हुआ और इसका जो नाम है वो भी इसका उल्टा हो जाता है, MHO मोह। तो 1/सिग्मा को मोह लिखा जाता है, तो इसको हम मोह प्रति मीटर भी कह सकते हैं। चालकता का मात्रक मोह प्रति मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये क्लियर हुई आपके दिमाग में सारी चीजें? इस निर्भरता के बारे में बात इन शॉर्ट 4 चीजों पर निर्भर कर रही थी, प्रकृति पर, ताप पर, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। उन 4 चीजों के आधार पर आर का जो मान आया था वो आया था ρL/A। रो विशिष्ट प्रतिरोध था। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक निकल के आया था वो आया था ओम मीटर, और इस विशिष्ट प्रतिरोध की जो व्युत्क्रम था वो हमारी चालकता थी, जिसका मात्रक हमारे पास निकल के आया था मोह प्रति मीटर। ऑलराइट, चलिए प्रतिरोध से संबंधित एक तीसरा टॉपिक है। इसमें प्रतिरोध का उपयोग होता है बेसिकली, ये एक अलग इशू है, धारा घनत्व। देखिए धारा घनत्व क्या होता है? घनत्व शब्द जहां कहीं भी आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि एक निश्चित क्षेत्र में कितनी संख्या है, जहां कहीं भी घनत्व आता है। साधारण रूप से घनत्व का उपयोग आयतन की फॉर्म में किया जाता है, लेकिन जब धारा की बात करते हैं तो धारा किसी भी चालक के क्षेत्रफल पर ही प्रवाहित होती है। जैसे आप कोई भी मोटा तार यदि ले रहे हैं तो इस तार में धारा यहां अंदर प्रवाहित नहीं होगी, कहीं भी धारा इसकी सतह पर ही प्रवाहित होगी। छोटा तार ले रहे हैं तो इसकी सतह पर ही प्रवाहित होगी, कभी भी बीच में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसलिए धारा का जो सेंस होता है वो आयतन से रिलेटेड नहीं होता, वो क्षेत्रफल से रिलेटेड होता है। तो इस आधार पर धारा घनत्व जो होगा इसको हम J से शो करते हैं, और J बराबर होता है I/A। यहां क्षेत्रफल लेते हैं, मतलब प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। मात्रक क्या बनेगा इसका? I का मात्रक एम्पियर, A का मात्रक मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये A क्षेत्रफल है, ये एम्पियर। तो धारा घनत्व का जो मात्रक बना वो बन गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम धारा घनत्व के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली चीज है धारा घनत्व और विशिष्ट प्रतिरोध में क्या संबंध है, यानी कि J और रो, इन दोनों में हम संबंध निकालते हैं। ओम का नियम आपको पता है। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR, और R बराबर आपको पता है, R बराबर ρL/A। तो यहां मैंने R की जगह पर रख दिया ρL/A, और इसमें से I/A बराबर आपको पता है J। तो ये हो गया J ρL V। तो V बराबर J ρL, ये J और रो में संबंध आ गया। तो एक समीकरण बनता है आपका V बराबर J ρL। ठीक है, सेकंड चीज देखते हैं, इसको हम विद्युत क्षेत्र में कन्वर्ट करते हैं। देखिए दूसरी जो चीज है वो हम बात करते हैं जिसमें हम विद्युत क्षेत्र और J के बीच में हम संबंध निकाल रहे हैं।
या विद्युत क्षेत्र और रो के बीच में संबंध निकाल लें, कुछ भी कह सकते हैं। देखिए, किसी भी चालक के सिरों पर, V क्या है, किसी भी चालक के सिरों पर विभवांतर। मान लो L लंबाई का कोई चालक, आपने विद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में पढ़ा है, L लंबाई का कोई चालक E विद्युत क्षेत्र में रखा है। एक चालक है, इसकी लंबाई है L और ये विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। तो इसके सिरों पर विभवांतर का जो मान होता है, V का मान, वो E इंटू L के बराबर होता है, यानी कि विभव बराबर विद्युत क्षेत्र इंटू लंबाई। तो इस V की जगह पे मैं EL रख देता हूं, बराबर J रो L चल ही रहा है, L से L कट जाएगा, तो E बराबर क्या आएगा, J रो। ये हो गया आपका E में, J में और रो में संबंध। दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। धारा घनत्व क्या है, ये आपके सारे टॉपिक हैं। इसको दूसरी तरह से भी यदि हम लिखें, रो को यदि मैं नीचे ले आऊंगा, देखिए E बराबर J रो है, रो को मैं नीचे ले आता हूं, तो E बटे रो बराबर J, 1 बटे रो बराबर क्या होता है, सिग्मा। तो ये हो गया आपका सिग्मा E बराबर J। एक संबंध आपका ये भी माना जा सकता है। ठीक है, ये आपके प्रतिरोध से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो थे। इसके अलावा प्रतिरोध के मान के बारे में भी एक इशू है। अगला टॉपिक हम प्रतिरोध के बारे में देखते हैं, प्रतिरोध का मान। इसकी वैल्यू के बारे में कह सकते हैं या उत्पादन के बारे में कह सकते हैं। हम सीधा सीधा कार्बन प्रतिरोध की बात करते हैं। देखिए, प्रतिरोधों का जो निर्माण होता है वो दो रूपों में होता है। एक तो व्यापारिक रूप से, एक तो तार आबद्ध प्रतिरोध होता है जिनका लैब के लिए और एक विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उनका निर्माण होता है। एक दूसरे होते हैं कार्बन प्रतिरोध, जो आपने अपनी प्रयोगशाला में भी देखे होंगे। इन कार्बन प्रतिरोधों का जो डिजाइन होती है वो देखिए कुछ इस तरह से होती है। जैसे ये आपका प्रतिरोध तार है और इसके ऊपर एक ये कुचालक सी परत यहां चढ़ाई जाती है। इस परत पर आपके 4 तरह की, 4 कलर्स की रिंग इन पे बनती है। इस तरह से 4 तरह के कलर्स होते हैं और इन कलर्स के आधार पर ये तय होता है कि इस प्रतिरोध का मान कितना है। इनके जो कलर्स हैं, इनके सब के कोड अपने पास फिक्स हैं। मैं आपको इन कोड के बारे में बताता हूं। टेबल आप देखेंगे, सबसे पहले आता है आपका ब्लैक, ब्लैक के बाद है ब्राउन, ब्राउन के बाद रेड। आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगा। ऑरेंज, येलो, फिर है ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और वाइट। ठीक है, कुछ कलर तो ये। इन कलर्स के अलावा 3 और हैं, तो मैं इधर लिख देता हूं। गोल्डन, सिल्वर और कोई भी कलर ना हो, यानी कि कलरलेस। इनके जो नंबर है वो बिल्कुल सीरियल से होते हैं। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 8 और ये 9। याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। देखिए यहां ये 5 तो आप याद करें, बीबी रॉय किसी का भी नाम हो सकता है, बीबी रॉय। और बाकी 5 हैं, इनके बारे में कई तरह के सिम्टम्स हैं, कई तरह के सिंबल बनाए गए हैं। जैसे जी से किया आपने ग्रेट और बी से याद हुआ ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, वी से वेरी, जी से गुड और डब्ल्यू से वाइफ। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं। ये हमारे इसके अंक हैं। इनका यूज कैसे होता है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, जो शुरुआत की 2 कलर्स जो होते हैं वो तो इन अंकों पे होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, किसी भी कार्बन प्रतिरोध हमने लिया, इस कार्बन प्रतिरोध पर 4 रिंग होंगी। पहली 2 कलर है, मान लो एक तो आपका ऑरेंज और एक है ग्रीन। पहले 2 कलर तो हो गए ये। तीसरा कलर मान लिया ब्राउन, और चौथा कलर इनमें से होता है। जो 3 कलर तो इनमें से हो सकते हैं, चौथा कलर इन 3 में से ही कोई होगा, ये मानते हैं हम सिल्वर। ये 4 कलर है। पहले 2 कलर के हिसाब से इनके अंक होते हैं। जैसे ऑरेंज का हुआ 3 और ग्रीन का हुआ 5, यानी कि ये हो गए 35। राइट, 3 और 5, 35 तो ये हो गया। तीसरे रंग का जो कलर है वो इन्हीं को 10 की घात के रूप में शो करता है। 10 की घात से मतलब 10 की घात 0, 10 की घात 0 का मतलब 1 हो जाएगा। 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, 5, 6, 7, 8 और 10 की घात 9। और यदि तीसरे जगह पर ये भी हैं तो इसका मान होता है 10 की घात -1, इसका मान होता है 10 की घात -2। ठीक है, यहां ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर का मतलब बना 10 की घात 1। ये आपका मान होता है, यानी कि आपके इस वाले प्रतिरोध का मान होगा 35 गुणा 10 की घात 1। अब आप कहेंगे साहब ये चौथा कलर, ये जो चौथा कलर है जो केवल इन तीनों में से ही हो सकता है, या तो कोई कलर ही नहीं होगा, या गोल्डन होगा, या सिल्वर होगा। ये इसकी सहीता को शो करता है, यानी इसमें प्लस माइनस कितने % हो सकता है। तो ये गोल्डन वाला 5%, सिल्वर वाला 10% और कोई भी कलर नहीं है तो 20%। अब यहां सिल्वर कलर है, इसका मतलब प्लस माइनस 10%। ये आपके इस वाले प्रतिरोध का मान, जिसके ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन और सिल्वर कलर उसका मान है। मान लिया, और हम 4 कलर लेते हैं। पहला कलर मान लिया येलो, दूसरा कलर मान लिया वायलेट, तीसरा कलर मानते हैं हम रेड, और चौथा कलर मान लिया हमने कलरलेस मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो अंक हैं ये पहले और दूसरे के लिए होते हैं, यानी पहली और दूसरी लाइन में ये तीनों नहीं आ सकते, 0 से लेकर 9 तक। तीसरे वाले में यहां से लेकर यहां तक है, यानी कि तीसरे वाली जो रिंग होती है उसमें ये सारे और गोल्डन और सिल्वर भी आ सकता है, और चौथी रिंग में ये कोई नहीं आता, ये आ सकते हैं। ठीक है, इसका देखते हैं अपन। येलो का मतलब 4, वॉयलेट का मतलब 7 इंटू रेड का मतलब 10 की घात 2 और कलरलेस का मतलब
प्लस माइनस 20%, ये इस प्रतिरोध का मान होगा। तो कार्बन प्रतिरोध का मान निकालना आप समझ गए। ये आपके प्रतिरोध से रिलेटेड 4 टॉपिक्स हैं बेसिकली। इसके बाद प्रतिरोधों का संयोजन है, वो हम नेक्स्ट एक अलग टॉपिक के फॉर्म में पढ़ेंगे। पर प्रतिरोध की हम बात करते हैं तो प्रतिरोध से रिलेटेड ये आपके बेसिकली 4 टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले प्रतिरोध की परिभाषा क्या बनती है और ओम का नियम उसमें किस तरह से प्रतिरोध के मान को बताता है। उसमें आपके प्रतिरोधकता और चालकता इंक्लूड हो जाती है, धारा घनत्व आ गया, और कार्बन प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध का मान हम किस तरह से तय करते हैं। ठीक है।